सामाजिक एकता में विविधता की स्वीकार्यता की भूमिका। कोई भी समाज यदि परस्पर प्रतिपूरक होते हुए सामाजिक एकता हेतु प्रयत्न करता है तो यह अनिवार्य हो जाता है कि वह विविधता को स्वीकार करे। विविधता की स्वीकार्यता से तात्पर्य विविधता के सकारात्मक घटकों को प्राथमिकता देने से। उदाहरण के लिए किसी भी विविध समाज में सदैव कुछ पक्ष ऐसे होंगे जो उनकी एकता को बढ़ाते होंगे तथा कुछ पक्ष ऐसे होंगे जो उनकी एकता को विघटित करते होंगे। ऐसे में सामाजिक एकता हेतु सकारात्मक पक्ष को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय समाज आधुनिक समय के पूर्णतः विविधता पर आधारित समाज है, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष के समय विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न निर्जाति, विभिन्न धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया, जो एकता का आधार बना। भारत में विविधता के सांस्कृतिक तत्व। निर्जाति विविधता। विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की प्रमुख निर्जाति भारत में पाई जाती हैं। यही कारण कि मदान मजुमदार ने भारत को निर्जातियों का संग्रहालय कहा। गुहा के वर्गीकरण के अनुसार भारत में निम्नलिखित 6 प्रकार की निर्जाति पाई जाती है। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, नेग्रेटो, भूमध्य सागरी, वेस्टर्न विरेकी, सेल्फस, मंगोलाइट, नार्डिक। हालांकि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इन निर्जातियों का मिश्रण संतति के क्रम में दिखाई पड़ता है। धार्मिक विविधता। धर्म। यदि धर्म की एक सर्व स्वीकृति परिभाषा देना संभव नहीं है, परंतु व्यवहारिक धरातल पर धर्म से आशय एक ऐसे संस्थान से है जो सामाजिक जीवन के अस्तित्व को मान्यता प्रदान करता है। धर्म के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु यह अनिवार्य है कि धर्म को व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर अलग अलग देखा जाए। व्यक्तिगत स्तर पर धर्म के निम्नलिखित 3 प्रमुख कार्य हैं। अनिश्चितता से जन्मे संचय एवं डर को कम करना, अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर देना जिससे जीवन की गति बनी रहे, अस्तित्व को एक मान्यता प्रदान करना। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के नहीं हो सकता। धर्म के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। वही सामाजिक स्तर पर धर्म किसी समुदाय के संदर्भ में होता है जो निम्नलिखित 3 कार्य करता है। सामाजिक पहचान सुनिश्चित करता है, सामाजिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। नियंत्रण में धर्म अधिक प्रभावी होता है क्योंकि यह आंतरिक नियंत्रण को बल देता है। भ्रातृत्व, भाईचारा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए व्यक्तिगत स्तर की भांति ही सामाजिक स्तर पर भी धर्म सदैव किसी न किसी स्वरूप में रहता है। आधुनिक समय में राष्ट्रवाद को भी एक धर्म के रूप में देखा जा सकता है। रॉबर्ट वेला ने इसे सिविल धर्म की संज्ञा दी। आस्तिकता एवं नास्तिकता। आशीष नंदी के अनुसार आस्तिकता एवं नास्तिकता तथा सांप्रदायिकता एवं धर्मनिरपेक्षता 2 अलग अलग संदर्भ में। आस्तिकता से आशय किसी व्यक्ति को धर्म में आस्था से है, वही नास्तिकता से आशय व्यक्तिगत स्तर पर धर्म को नकारने से है। सामाजिक स्तर पर धार्मिकता तथा व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिकता 2 स्वतंत्र आयाम है, यद्यपि वे एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि धर्म निरपेक्ष होने के लिए नास्तिक अनिवार्य शर्त नहीं है। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता से आशय किसी व्यक्ति की निज धार्मिकता से है नहीं, परंतु जब कोई व्यक्ति या समुदाय अन्य धर्मों के प्रति पूर्वाग्रह एवं नकारात्मक दृष्टि को रखते हुए वैमनस्य एवं सहिष्णुता का भाव रखे तब उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। विपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता निम्नलिखित 3 चरणों में घटित होती है। संवादहीनता से उपजा पूर्वाग्रह। दूसरा कि पूर्वाग्रह के परिणाम स्वरूप सामाजिक दूरी, मतलब एक दूसरे के प्रति स्नेह अस्नेह की भावना। तीसरा कि सामाजिक दूरी के परिणाम स्वरूप वैमनस्य की भावना का और तीव्र होना। जब यह सांप्रदायिकता किसी भी कारण से यानी आर्थिक, राजनीतिक बड़े समूह में एक साथ देखी जाए तो यह उन्माद का रूप धारण ले कर सकती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसे सांप्रदायिक उन्माद के कुछ उदाहरण दिखाई पड़े हैं, परंतु जिस प्रकार से हम उन परिस्थितियों से निपट पाए वह स्वयं समाज के धर्मनिरपेक्ष होने का प्रमाण है। सांप्रदायिकता एवं सोशल मीडिया। सांप्रदायिक उन्माद में सोशल मीडिया अब एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े स्तर पर आसानी से सामाजिक दूरी को बढ़ाया जा सकता है। अतः सोशल मीडिया पर आवश्यक नियंत्रण से संवेदीकरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पंथ, संप्रदाय, धर्म तथा डिनोमिनेशन। पंथ, यस, एक पंथ, कल्ट।
से आशय उस तुलनात्मक रूप से उस छोटे धार्मिक समूह से जिसको लेकर मुख्य धारा के लोग सशंकित होते हैं, मतलब डाउटफुल रहते हैं। सामान्यतः यह कल्ट निम्नलिखित 3 प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य धारा से वैचारिक मतभेद से जन्मे कल्ट, व्यवसायिक सोच वाले कल्ट और मनोवैज्ञानिक रूप से असामान्य सोच वाले कल्ट। सेक्ट संप्रदाय, संप्रदाय से ऐसा सापेक्षिक रूप से बड़े धार्मिक समूह से जिसकी मुख्य धारा में स्वीकार्यता होती है। डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन से आशय उस धर्म से है जो किसी दिए गए देश की राजनीतिक सोच का आधार बनती है। गांधी जी का धर्म पर विचार, गांधी जी राजनीति में धर्म के महत्व को स्वीकारते थे। उनका यह मत था कि धर्म के बिना राजनीति दिशाहीन हो जाएगी। अंबेडकर के अनुसार राजनीतिक चिंतन में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, परंतु राजनीतिक उद्देश्य मानवीयता पर आधारित होने चाहिए। कमान पाशा के अनुसार धर्म के बिना राजनीति स्वार्थी होती है, अतः धर्म की राजनीति में सक्रिय भूमिका होती है, परंतु राजनीति का धर्मों के मूल तत्वों पर ध्यान होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता सामान्यतः या तो उच्च भावना से ग्रसित होती है या निम्न भावना से। यही कारण है कि किसी भी धार्मिक विविध समाज में धर्मनिरपेक्षता का महत्व बढ़ जाता है। धर्मनिरपेक्षता से आशय सामाजिक जीवन में धर्म से दूर होते हुए सामाजिक राजनीतिक चिंतन मानवीय आधारित होने की प्रक्रिया से है। एक बार फिर, धर्मनिरपेक्षता से आशय सामाजिक जीवन में धर्म से दूर होते हुए सामाजिक राजनीतिक चिंतन मानवीयता आधारित होने की प्रक्रिया से है। यह धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता से आशय उस राजनीतिक दृष्टिकोण से जिसमें सभी धर्मों का सम्मान एवं संरक्षण सक्रिय रूप से किया जाता है, परंतु राजनीतिक चिंतन धर्म से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत। वही दूसरी तरफ नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता से आशय उस स्थिति है जिसमें धर्म एक निजी यानी व्यक्तिगत विषय माना जाता है तथा राजनीतिक व्यवस्था द्वारा धर्मों के संरक्षण में कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होती है, जैसे यूरोपीय राष्ट्र। धार्मिक विविधता, जनगणना 2011 के अनुसार यद्यपि भारत में हजारों की संख्या में पंथ एवं संप्रदाय हैं, परंतु उन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित धार्मिक समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.5%, 14.3%, ईसाई लगभग 2.4%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%। 0.2% लोगों में धर्म के बारे में जानकारी नहीं दी गई। भाषाई विविधता, ग्रियर्सन के अनुसार भारत भाषाई विविधता का ज्वलंत उदाहरण है तथा यदि भाषाई विविधता, ग्रियर्सन के अनुसार भारत भाषाई विविधता का ज्वलंत उदाहरण तथा यदि व्याकरणीय दृष्टिकोण से इन्हें वर्गीकृत किया जाए तो लगभग 1652 भाषाएं एवं आंचलिक बोलियां भारत में पाई जाती हैं। जनगणना 1971 के अनुसार कम से कम 10,000 व्यक्तियों या उनसे अधिक लोगों द्वारा प्रयोग हो रही भाषा के आधार पर भारत में 169 भाषाएं हैं। इन भाषाओं को निम्नलिखित भाषा परिवारों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे इंडो पर्शियन कुल जनसंख्या का 73%, द्रविड़ भाषाएं, इसके अंतर्गत 5 प्रमुख भाषाएं आती हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सिंगली। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 23% जनसंख्या इन परिवार में आती है, मतलब यह द्रविड़ परिवार में। तिब्बतो वर्मन, ओंजेस, ऑस्ट्रो एशियाटिक। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद से आशय किसी व्यक्ति का अपने क्षेत्र में विशेष लगाव से नहीं, अपितु जब किसी स्थान विशेष के लोग अन्य स्थानों के लोगों एवं उनकी संस्कृतियों के प्रति पूर्वाग्रही एवं नकारात्मक हो जाएं, तब इसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। यद्यपि कुछ विचारक क्षेत्र से लगाव को सकारात्मक क्षेत्रवाद कहते हैं तथा दूसरे क्षेत्रों से नकारात्मकता से नकारात्मक क्षेत्रवाद कहते हैं। फिर से एक बार, क्षेत्रवाद से आशय किसी व्यक्ति का अपने क्षेत्र से विशेष लगाव से नहीं है, अपितु जब किसी स्थान विशेष के लोग अन्य स्थानों के लोगों एवं उनकी संस्कृतियों के प्रति पूर्वाग्रही एवं नकारात्मक हो जाए तब उसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। यद्यपि कुछ विचारक क्षेत्र से लगाव को सकारात्मक क्षेत्रवाद कहते हैं तथा दूसरे क्षेत्रों से नकारात्मकता से नकारात्मक क्षेत्रवाद कहते हैं। सांप्रदायिकता की भांति ही यह क्षेत्रवाद भी उच्च भावना या हीन भावना से कारण हो सकता है। अतः निम्न 6 प्रकार के क्षेत्रवाद संभव हैं। आर्थिक उच्च भावना से जन्मा क्षेत्रवाद, जैसे खालिस्तान। आर्थिक
हीन भावना से जन्मा क्षेत्रवाद, बिहार झारखंड। राजनीतिक उच्च भावना से जन्मा क्षेत्रवाद, दक्षिण उत्तर भारत। राजनीतिक हीन भावना से जन्मा क्षेत्रवाद, कश्मीर। सांस्कृतिक उच्च भावना से जन्मा क्षेत्रवाद और सांस्कृतिक हीन भावना से जन्मा क्षेत्रवाद, नॉर्थ ईस्ट। जब एक क्षेत्रवाद उच्च भावना से ग्रसित होता है तो यह उपराष्ट्रवाद का स्वरूप ले लेता है, मतलब राष्ट्र के अंदर अपना अलग अस्तित्व। वहीं जब यह निम्न भावना से ग्रसित होता है तो यह अलगाववादी हो जाता है। विविधता में एकता को प्रोत्साहित करने वाले कारक, संरचनात्मक कारण, एक देशी राष्ट्रीय पहचान, कन्याकुमारी से कश्मीर तक अवसंरचना, निरंतरता, रेल मार्ग इत्यादि। दूसरा कारण की राजनीतिक कारण, एक जैसी शासन प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय सेवाएं। आर्थिक कारण, एक जैसी कर प्रणाली, राज्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। सांस्कृतिक कारण है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पर्यावरणीय कारण मानसून एवं पर कृषि आधारित, विविधता में एकता को चुनौती देने वाले कारक, उपराष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, आर्थिक असमानता, संस्कृति, रूढ़िवादिता, बहुत सारे कारक हैं।